नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में। इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वो अवधारणाओं के माध्यम से किया जाता है। उसमें चाहे राजनीतिक सिद्धांत हो, राजनीतिक विचारकों के चिंतन हो, चाहे भारतीय संविधान हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे तुलनात्मक राजनीति हो, पूरे राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन होता है, वो राजनीतिक अवधारणाओं के माध्यम से होता है। आप जानते हैं कि पहली राजनीतिक अवधारणा जिससे राजनीति बनती है, वैसे तो कहा जाए तो राजनीति स्वयं अपने आप में एक अवधारणा है। राज्य वो पहली अवधारणा है जिसके चारों तरफ राजनीति होती है, अंदर राजनीति होती है, बाहर राजनीति होती है, और आज भी राज्य राजनीति का केंद्र माना जाता है। संप्रभुता है, अधिकार है, नागरिकता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, प्रजातंत्र है, उदारवाद है, रूढ़िवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है। ये सारी अवधारणाएं हैं। तो प्रश्न सबसे पहले ये आना चाहिए आपके दिमाग में, जब हम राजनीति को समझना चाह रहे हैं एकेडमिकली, कि अवधारणा में और शब्द में क्या अंतर होता है। ये सारे शब्द भी हैं, प्रजातंत्र भी शब्द है, उदारवाद भी शब्द है, राज्य भी शब्द है, संप्रभुता भी शब्द है, और राजनीति स्वयं अपने आप में एक शब्द है। तो पहले तो हम ये स्पष्ट कर लें अपने दिमाग में कि शब्द और अवधारणा में क्या अंतर होता है। शब्द वो होते हैं जो हमारे वाक्यों का आधार होते हैं। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो शब्दों से बनता है। वो शब्द बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, अमूर्त भी हो सकते हैं, मूर्त भी हो सकते हैं। वो शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, जो सिर्फ वाक्य को स्पष्ट करने के लिए काम में आते हो। जैसे जितने भी शब्द होते हैं ना, जोड़ने के लिए, और, अथवा, हैं, ये शब्द है जिसको हम शब्दों को जोड़ने में काम में लेते हैं। अब जानते हैं ग्रामर में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा कि शब्द कितनी तरह के होते हैं। लेकिन एक तो शब्द तो वो होते हैं जो वाक्यों का आधार होते हैं, और अवधारणाएं वो होती है जो अमूर्त विचारों को शब्दों और अमूर्त विचारों का एक संश्लेषण होता है। यानी अमूर्त विचार होते हैं, वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ये एक व्याख्या है, ये पूरी व्याख्या नहीं है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं, अब तक आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ की एक पूर्ण व्याख्या नहीं होती। ये जिसे मैं कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्चुअलिज्म जिसे कहा जाता है, अवधारणावाद, उसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लोकप्रिय है, उसके द्वारा ये बताया जाता है कि शब्द और अवधारणा में अंतर क्या होता है। अवधारणाएं अमूर्त विचारों और शब्दों के मत को जोड़कर एक संयुक्त शब्द वस्तु होती है या एक्सप्रेशन होता है। जैसे प्रजातंत्र है। अब प्रजातंत्र क्या है? शब्द है। प्रजातंत्र एक विचार भी है। वो विचार क्या है? वो अमूर्त है, उसको हमें व्याख्या करनी पड़ती है। तो ब्रॉड हम डेफिनेशन देते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ है प्रजा का तंत्र। क्यों? शब्द जो बना है, जो विचार क्या है, प्रजा का तंत्र हो। अब प्रजा का तंत्र कैसे हो, ये अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती है। राजा जो होता है आज के समय में, प्रजातंत्र जैसे बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, तो आज जो भी शासक होता है वो कहता है मैं प्रजातंत्र को ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं प्रजातंत्र का मतलब प्रजा की इच्छा से मैं राज्य कर रहा हूँ, राजा हूँ या शासक हूँ, चाहे वो इच्छा से ना हो। जैसे चीन है। अब चीन में कहा जाता है कि हमारी डेमोक्रेसी है पीपुल्स डेमोक्रेसी, जनता का प्रजातंत्र है। वहाँ भी चुनाव होते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन वो हम जानते हैं कि चुनाव में वहाँ सामने तो कोई राजनीतिक दल जो वहाँ पर है, साम्यवादी दल, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो जब कोई खड़ा नहीं हो सकता तो फिर वही राजा है। लेकिन वो कहते हैं प्रजा का हमारा सपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया है, वो भी कहता है मुझे प्रजा का सपोर्ट है। बहुत सारे जो क्रांतियाँ होती है गरीब देशों में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में या अफ्रीका में, उसमें जो भी तख्ता पलट करके शासक बनता है, वो यही क्लेम करता है कि मैं प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, प्रजा की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो प्रजातंत्र यथार्थ में जो है, वो प्रजातंत्र की अवधारणा से मेल खाता है या नहीं खाता है, ये अलग प्रश्न है।
लेकिन उन जो यथार्थ में अपने आप को प्रजातंत्र क्लेम करते हैं, उनका अध्ययन भी हमें प्रजातंत्र की अवधारणा के माध्यम से ही करना होगा। लेकिन तब हमें पहले ये परिभाषित करना पड़ता है कि प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है, उस अवधारणा का अर्थ क्या है। अमेरिका में डेमोक्रेसी पे बहुत वर्क होता है, तो वहाँ तो डेमोक्रेसी इंडेक्स भी एक संस्थान ने क्रिएट कर रखा है। वो 6-7 पॉइंट बताते हैं कि, और वो हर वर्ष एक लिस्ट निकालते हैं कि डेमोक्रेसी की जो सूची है उसमें किसके कितने नंबर हैं 100 में से, और उस हिसाब से वो हर वर्ष अपनी सारणी को परिवर्तित करते रहते हैं कि आज ये भारत जैसे मान लीजिए 50वें नंबर पर है, हो सकता है अगले साल वो कहें नहीं 55वें नंबर पर है, या कहें कि 40वें नंबर पर है। तो उनके मापदंड उन्होंने बना रखे हैं, उसके आधार पर वो सर्वे करते हैं, मीडिया में देखते हैं, और बहुत से जो हर रोज जो समाचारों में आता है, पत्र में आता है, वीडियोज में आते हैं, न्यूज़ में आता है, और उनके स्वयं के संवाददाता होते हैं, वो सब मिलकर रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये 6-7 मापदंड है। जैसे एक मापदंड ये है कि चुनाव समय पर स्वतंत्रता पूर्वक होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं, समय पर होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, तो वो एक खरा उतर रहा है एक मापदंड पर वो देश। ऐसे और भी मापदंड है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रजातंत्र एक अवधारणा है, वो उस अवधारणा के माध्यम से हम यथार्थ की प्रजातंत्रों का एक, जिसे कह सकते हैं कि उसका एक आंकलन करते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे प्लेटो की अवधारणा थी कि आदर्श राज्य, तो आदर्श अवधारणाएं आदर्श होती है, वो बनती कॉन्क्रीट से ही है, लेकिन वो कॉन्क्रीट का एब्स्ट्रक्शन है, अमूर्तीकरण है। अमूर्तीकरण होने के बाद में फिर वापिस से उसको जब यथार्थ पे लागू किया जाता है तो परिवर्तित हो जाती है, वैसा नहीं रहती। क्योंकि प्रजातंत्र शब्द भी कैसे आया कि जनता का शासन हो, और जनता का शासन से एक कॉन्सेप्ट बन गया प्रजातंत्र। अब वो जिस समय बना था उस समय जो प्रजा के शासन का अर्थ था वो आज प्रजातंत्र का अर्थ नहीं है, आज परिवर्तित हो गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि राजनीतिक अवधारणाओं का जन्म तो एक अलग तरह से होता है, वो अस्तित्व में तो अलग प्रकार से आती है किसी समय विशेष के कारण, लेकिन बाद में जब वो निरंतर अस्तित्व में रहती है तो उसकी परिभाषा परिवर्तनशील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे न्याय, अब न्याय, प्लेटो ने न्याय की अवधारणा सबसे पहले राजनीतिक चिंतन में स्थापित की। उस समय न्याय का अर्थ कुछ और था। उसके बाद में आज आप देखेंगे जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस पूरी पुस्तक लिखी, तो आज न्याय का अर्थ कुछ और है, लेकिन शब्द वही काम में आ रहा है। तो अवधारणा वही है, जिसका एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन सबके समान पास है कि भी न्याय का अर्थ है कि सबके साथ, किसी के साथ बुरा ना हो, हर व्यक्ति जो डिजर्व करता है उसको वो मिले, समथिंग लाइक। न्याय का अर्थ है भाई जो वो डिजर्व करता है, अगर वो अच्छी बात डिजर्व करता है तो उसको अच्छी चीज मिले, बुरी बात पर गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जो साधारण भाषा में न्याय का अर्थ हम मानते हैं जो उस राज्य से मिलता है। अब न्याय को कानूनी रूप से भी परिभाषित किया जाता है और न्याय नैतिक रूप से भी परिभाषित होता है। न्याय दार्शनिक अवधारणा भी है, न्याय कानूनी अवधारणा भी है, न्याय नैतिक अवधारणा भी है। तो मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें राजनीतिक अवधारणाओं का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए ये सब बात मैंने इसलिए बताई कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं, अपनी परीक्षा का देने जा रहे हैं, चाहे स्कूल की परीक्षा, लेक्चरर की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो पहले राजनीति विज्ञान में राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन करें और उन अवधारणाओं को पर मास्टरी करें, उसका अर्थ क्या है, तब आपको राजनीति विज्ञान की कोई पुस्तक समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। आप एमसीक्यू करने लग गए बैठकर, तो उससे नहीं होगा। आप राजनीतिक अवधारणा को जब तक नहीं समझेंगे तब तक राजनीति विज्ञान समझ में नहीं आएगा, और तब तक राजनीति विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो आप राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकते। तो मेरा सुझाव है आपसे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं अभी स्कूल लेक्चरर वाले, अधिक विशेष रूप से, या और भी दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब कहाँ से पढ़ें, तो मैं हमेशा किताबें बताता हूँ, जो बेसिक बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस की उससे आरंभ करना चाहिए। जो मेरी फेवरेट किताब मैंने बता रखी है कई बार, वो है अप्पा दुराई की द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स,
या उसका एक विकल्प है आशीर्वादम की पुस्तक जो है पॉलिटिकल थियरी। अब मुझे ये मत कहना कि इनकी अभी तो पुरानी किताबें हैं और अब नई इसके बहुत से विकल्प आ गए। इसके विकल्प मुझे तो कोई नज़र आए नहीं। जिन विकल्पों का आप नाम लेते हैं वो कोई पुस्तक समझने, वो विकल्प इन अवधारणाओं को समझने में, ये राजनीति विज्ञान को समझने के नहीं आए हैं। वो सिर्फ एग्जाम में 5 सवाल करने के जो उत्तर होते हैं वो लिखने के लिए आए हैं। इसलिए इन पुस्तकों को ढूंढकर इनका अध्ययन करें। ऐसे और भी किताबें हो सकती है जो क्लासिकल टेक्स्ट है, जो कॉन्सेप्ट को परिभाषित करती है, जो पॉलिटिकल साइंस को परिभाषित करती है, तो उनका अध्ययन करें सबसे पहले। जब वो आपको स्पष्ट होगा तब आप साधारण बातचीत में या एकेडमिक बातचीत में अपने विचारों को सही प्रकार से व्यक्त कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने परिभाषित किया इसको, तो इसकी परिभाषा ये है कि जो अमूर्त जो विचार हैं आपके राजनीति के बारे में, उनको आप कैसे स्पष्ट करें। कई तरह से परिभाषित होते हैं। एक विचारक है कार्ल श्मिट, तो जो फासिस्ट विचारधारा का समर्थक माना जाता है, जर्मन विचारक है। उसने किताबें लिखी द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल। वो राजनीति की परिभाषा देता है कि राजनीति अपने आप में कॉन्सेप्ट है, उसका क्या अर्थ है। तो उसने बड़ी मजेदार परिभाषा दी है। उसने कहा है कि राजनीति तब शुरू होती है जब आप मित्र और शत्रु में अंतर करना आरंभ करते हैं। इसलिए एक मित्र का समूह बनता है, एक शत्रु का समूह बनता है, और तब उन दोनों के बीच में राजनीति का प्रयोग किया जाता है। अगर शत्रु न हो तो राजनीति होगी नहीं। राजनीति करने के लिए जरूरी है कि शत्रु हो। ये उसका कहना है, किसका? कार्ल श्मिट का। ऐसे बहुत से मजेदार अवधारणाएं हैं, मजेदार व्याख्याएं हैं। अध्ययन कीजिए आप और देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा और राजनीति विज्ञान समझ में भी आने लगेगी। चलिए इतना ही देखते हैं। नमस्कार।